हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखें, आज 10 अप्रैल है। तो 10 अप्रैल को क्या है और किस विषय वस्तु पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, अर्थात 10 अप्रैल हमारे संदर्भ में क्यों महत्वपूर्ण है और उस महत्वपूर्ण प्रसंग पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जल संसाधन दिवस 10 अप्रैल 2021। तो जैसे शब्द हमारे पास आता है जल, जल संसाधन, और जल शब्द जैसे हमारे मस्तिष्क से होते हुए हमारी संवेदनाओं के अंतर्गत जाता है तो हमें एक विशेष अनुभूति होती है। अब उस अनुभूति को जो संवेदनाओं के द्वारा हमें ग्रहण हुई, जल के संदर्भ में उसकी अभिव्यक्ति हम नहीं कर सकते हैं। सामान्य रूप से हम सुनते भी हैं, जानते भी हैं कि जल ही जीवन है, जल है तो कल है। सारे तरह तरह के वाक्य हमारे सामने से होकर गुजरते हैं। अब सवाल है कि जल का हमारे जीवन में कितना महत्व है। तो ये व्यवहारिक रूप से हम महसूस करते हैं, जानते भी हैं, लेकिन पर्यावरण के सबसे सक्रिय कारक होने के बावजूद भी हम इनके महत्व को समझते हुए भी इनके संदर्भ में या इस महत्वपूर्ण संसाधन को संरक्षित करने के संदर्भ में हम बहुत पीछे हैं। हमारा कोई योगदान नहीं। हमें पता है कि जल है तो जीवन है, जल है तो कल है, जल के बिना यह जीवन संभव नहीं है। और यह भी हम जानते हैं कि जल की मात्रा बहुत कम है, फिर भी इसके प्रति हम संवेदनशील नहीं है। यही कारण है कि जल संसाधन दिवस को मनाया जा रहा है। और ये तो संस्थागत एक वाक्य दे दिया गया, लेकिन हमें व्यवहारिक स्तर पर, स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक हमें ये समझना होगा। अब चलो हम थोड़ी सी बात आपसे कर लें सामान्य परिस्थिति के संदर्भ में, जहाँ पर हमारा एक व्यवहारिक पक्ष भी दिखाई देगा और साथ में प्रतियोगी पक्ष भी हमारे सामने होगा। तो सवाल है कि मानव सहित अन्य जीव जंतु, यहाँ बात हम मानव की करेंगे, तो मानव सहित अन्य जीव जंतु अपने जीवन का उद्देश्य क्या रखते हैं, निरपेक्ष उद्देश्य क्या है। हमारे जीवन का निरपेक्ष उद्देश्य है कि हमारा अस्तित्व बना रहे, हम एग्जिस्ट करें यहाँ, और इसके साथ ही साथ हमारी सततता बनी रहे। इसका तात्पर्य ये हुआ कि हम यहाँ पर जैसे भी रहें, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के रूप में रहें, सर्वोत्तम उत्तरजीवी रहें, और हमारी सततता पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा। जीवन का निरपेक्ष उद्देश्य यही है। अगर हम वास्तविक धरातल पर आते हैं तो अध्यात्म को छोड़ दिया तो, लेकिन अध्यात्म में भी कहीं ना कहीं तथ्य यही चक्रीय गति करते हुए हमारे सामने आते हैं, यद्यपि उसका स्वरूप प्रतिरूप अलग होता है। तो हम यही चाहते हैं कि हमारा अस्तित्व बरकरार रहे, अर्थात मैं जीवित रहूं और सर्वोपरि रहूं, स्वस्थ रहूं, सकुशल रहूं, और हमारा जो प्रभाव हो सर्वव्यापी हो। तो हमारा अस्तित्व बनी रहे, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी, कहने का मतलब हमारी जो पीढ़ी, हमारी जो स्थिति है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहे, अर्थात हमारी पीढ़ियां युगों युगों तक चलती रहे, अर्थात उसकी सततता बरकरार रहे। इसीलिए मैं बोलता हूं कि जीवन का निरपेक्ष उद्देश्य क्या है, अस्तित्व और सततता। तो सवाल ये है कि अस्तित्व भी बना रहे, सततता भी चले, तो इसके लिए क्या है, हमारी आवश्यकताएं पूर्ति होनी चाहिए। हमारी आवश्यकताओं का जो कहने का मैं, हमारी जो डिमांड है, जो हमारी आवश्यकता है वो पूरी होनी चाहिए। तो हमारी आवश्यकता क्या है, मूलभूत आवश्यकता आप जानते हो, रोटी कपड़ा मकान, स्वास्थ्य शिक्षा तथा अन्य उच्चतर आवश्यकताएं। तो रोटी बोले तो भोजन कपड़ा और आश्रय। तो रोटी से लेकर, कहने का तात्पर्य जो हमारा भोजन है, भोजन के प्रत्येक पहलू से लेकर और अन्य आवश्यकताओं के जो पहलू हैं, हर पहलू के अंतर्गत जो सापेक्षिक पहलू हैं, अगर हर पहलुओं का अगर हम सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं, जो मेरी आवश्यकता है, तो वो जो पहलू हमें प्राप्त हो रहे हैं, कहने का मतलब जो कुछ हमें प्राप्त हो रहे हैं जिससे हमारा जीवन का अस्तित्व भी बना रहे, हमारी सततता भी बरकरार रहे, तो वो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जल से होकर ही गुजरते हैं।
तो जल संसाधन या जल हमारे जीवन के लिए कितना जरूरी है, बायोलॉजिकली हम जानते हैं। जीव विज्ञान के अंतर्गत अगर हम जानते हैं तो हमारे शरीर में जो कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं से क्या बना, टिश्यू बना, यानी ऊतक बना, ऊतक से क्या बना, अंग, अंग से तंत्र और तंत्र से शरीर। तो हमारी जो निरपेक्ष शरीर है इसका लगभग 90% से अधिक भाग जल से बना है। अगर जल की कमी होगी तो मेरी शरीर का ना अस्तित्व रहेगा, ना तो हमारी सततता आगे चलेगी। तो ये सब कुछ जानते हुए हम जल संसाधन के प्रति कितने संवेदनशील हैं, ये हमें देखना है। अब देखो, जैसे कहा गया कि जल ही जीवन है, जल है तो कल है। और पहले जैसे भू राजनीति विश्व में चलती है, भू राजनीति का मतलब संसाधनों के लिए इधर से उधर कन्फ्रंटेशन होता रहता है। तो कन्फ्रंटेशन होना एक स्वाभाविक पक्ष है। इस संदर्भ में 90 के दशक में संयुक्त राष्ट्र संघ के एक महत्वपूर्ण और प्रमुख महासचिव हुआ करते थे बुतरस गाली, जो घाना से थे। उन्होंने कहा था कि वर्तमान की जो भू राजनीति है वो तो पेट्रोलियम पदार्थ के ऊपर आधारित है, लेकिन आने वाले समय में जो विश्व की भू राजनीति या विश्व में जो संघर्ष होगा या विश्व युद्ध होगा वो जल के लिए होगा। तो जल कितना महत्वपूर्ण है, तो अति महत्वपूर्ण। अब सवाल यह है कि वर्तमान की प्रदेश की बात करें हम, तो जल का उपयोग जनसंख्या कर रही है। तो पूर्व काल में कितनी जनसंख्या थी, वर्तमान में कितनी जनसंख्या है। अगर आज भारत के संदर्भ में करें तो आज़ादी के समय तक हम 50 करोड़ के आसपास ही थे लगभग, मान लो। लेकिन आज कितने हो गए, 1 अरब 40 करोड़ होने जा रहे हैं। विश्व की अगर बात करो तो विश्व में वर्तमान में जनसंख्या 8 अरब को छूने जा रही है। और इसमें सबसे ज्यादा जो ग्रेम स्थिति है, भयानक स्थिति है, ये 2 एशियाई बड़े देश चीन और भारत की। और कुछ समय के बाद भारत चीन को भी पछाड़ कर, आपकी भाषा में कहे तो उसको छोड़कर आगे निकल जाएगा। तो हमें कितनी समस्या होगी जल संसाधन की। तो जल संसाधन हमारे लिए बहुत जरूरी है। और बढ़ती हुई जनसंख्या, तो जनसंख्या की मात्रा बढ़ रही है, उसकी गुणवत्ता भी बढ़ रही है। पहले सामान्य रूप से जल हम उपयोग में ले लेते थे, लेकिन अब उसको प्यूरिफाई करके रहते हैं। तो जल की अधिक मात्रा क्या होती है, यद्यपि उसको रिसाइकल कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ व्यवहारिक पहलू नहीं है। वो क्या हो जाते हैं, अपशिष्ट के रूप में बाहर चले जाते हैं, या कहने का मतलब वेस्ट हो जाता है। अब सवाल ये है कि जब हम जल संसाधन की बात करें तो जल एक केमिकल है, हम मानते हैं H2O से बना है, लेकिन हमारे लिए क्या है, अमृत है। हमारे लिए अमृत। अगर पूरे पर्यावरणीय परिदृश्य को देखते हैं और उसमें अगर मानव को एक सक्रिय कारक के रूप में रखते हैं, तो जैसे कहा गया कि भोजन चाहिए और जल और ऑक्सीजन की बात नहीं की गई। तो भोजन से ज़्यादा अगर कुछ दिनों तक हमें रोटी न मिले तो चलेगा, लेकिन कुछ घंटों तक अगर जल नहीं मिलता है तो हमारी मौत हो सकती है। और ऑक्सीजन तो क्या हुआ, कुछ सेकंड तक न मिले तो मौत हो सकती है। तो ऑक्सीजन का भी स्रोत कहीं ना कहीं से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जल ही है। अब किस तरह से, कभी बात होगी आपसे प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में। तो जल हमारे लिए मौलिक है, जल हमारे लिए आवश्यक है, जल हमारे लिए अमृत है, जल हमारे लिए अनिवार्य है। तो जल की स्थिति क्या, अगर पूरे विश्व में इस पूरे भूमंडल की बात करते हैं तो इस पूरे भूमंडल का क्षेत्रफल 50.995 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। इसमें से 36.106 करोड़ वर्ग किलोमीटर पर सागरी भाग है। तो जैसे सागरी भाग आ गया कि सागरी भाग का जब इतना विस्तार है तो जल ही जल है, तो उसकी परिस्थिति को देखते हैं। लेकिन जो स्थलीय भाग है 14.889 करोड़ वर्ग किलोमीटर का। अब पूरे भूमंडल पर जल की स्थिति क्या है, जल का स्वरूप क्या है, तो इसको एक बार आप देखें तो जल, पूरे भूमंडल पर जल का स्वरूप ये है, सागरीय जल। जितना भी जल उपलब्ध है हमारे भूमंडल पर, हमारे जीवित ग्रह पर, उसका 97.5% भाग ये लगभग में है, लगभग 97.5%, यानी 97.5% भाग ओशनिक वाटर के रूप में है। तो ये ओशनिक वाटर कैसा है, सैलाइन है, पीने योग्य नहीं है, नमकीन है, खारा है। शेष 2.5% लगभग 2.5% जल महाद्वीपीय भाग में है, 2.5% जल महाद्वीपीय भाग में कॉन्टिनेंटल वाटर के रूप में। अब इस जल को हमने छोड़ दिया,
इसको हम देखते हैं क्योंकि हमारे लिए महत्वपूर्ण अभी तो यही है। तो जब इसको हम देखते हैं तो थोड़ा देखें परिस्थिति क्या आती है। जल का जो स्वरूप है सबसे इधर देखें, हिम चादर आइस कवर जो है, जहां पर ग्लेशियर्स वगैरह है, जैसे अंटार्कटिका है, उच्च अक्षांशीय प्रदेश है, ग्रीनलैंड हुआ, साइबेरिया हुआ, जहां पर हिम के रूप में जल एकत्रित है, या उच्च पर्वतीय प्रदेश, उसका भाग क्या है 75%। यानी 2.5% में से 75% जो वाटर बॉडी है या वाटर जो है हिम चादर के रूप में है। अब इसकी परिस्थिति भी ग्लोबल वार्मिंग में क्या हो रही है इसको ध्यान रखेंगे। ये हिम चादर पिघल रही है तो यह भी हमारे अस्तित्व पर संकट खड़ा करने वाला है। और इस हिम जल के पिघलने के लिए या हिम चादर के पिघलने के लिए वैश्विक तापन अर्थात ग्लोबल वार्मिंग उत्तरदायी है, जिसके लिए मानव की क्रियाकलाप उत्तरदायी है। भूजल जो है 24% है ग्राउंड वाटर, जिसका हम अतिशय दोहन कर चुके हैं। इसके बाद है अन्य भाग, यानी अर्थात भूजल और हिम चादर जो 2.5% में भूजल और हिम चादर जल है, ये लगभग कितना हो गए आप देख लो 99%। इसके बाद जो शेष आ रहा है अन्य भाग हिम महाद्वीपीय जल का 1% है। अब ये 1% हमारे किस स्वरूप में हमारे पास मौजूद है, तो मृदा में, यानी जो सॉइल वाटर है मृदा में, इसका इस 1% का 38% है। वायुमंडल यानी वायु में कितना है 22% है। इसके बाद नदियों में कितना है 20% है और झीलों में 20% है। तो यह एक आपके पास संपूर्ण लेखा जोखा चला गया जल संसाधन के संदर्भ में। कौन सा जल संसाधन? भूमंडलीय जल संसाधन। महासागरीय भागों में लगभग 97.5%, महाद्वीपीय भाग में 2.5%। अब इसका जब बंटवारा लिया तो हिम चादर के रूप में कितना 75%, जब भूजल यानी ग्राउंड वाटर के रूप में 24% एंड अदर अन्य भाग में 1%। और 1% जो हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, तो मृदा में 38%, एयर में 22%, रिवर्स में 20% एंड लेक्स में कितना है 20%। तो ये एक लेखा जोखा दे दिया जल संसाधन के संदर्भ में कि हमारे भूमंडल पे इनकी स्थिति क्या है। अगर अब इस जल संसाधन की क्रियाशीलता को हम देखते हैं तो देखो, ये हम वास्तव में आर्द्रता और वर्षण की प्रवृत्ति हमने दिखाया। तो आर्द्रता कैसे बनती है? जो जल स्रोत हमारे पास है ग्राउंड वाटर से लेकर सतही जल, उससे क्या होता है इवेपोरेशन होता है, वाष्पीकरण होता है। वाष्प जब ऊपर जाती है तो संघनन होता है। संघनन होने के बाद वर्षण की प्रक्रिया होती है और वर्षण की प्रक्रिया जब होती है तो धीरे धीरे इसी से सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर का क्या होता है निर्माण होता है। और ये साइकिल सतत रूप से चल रही है। जब साइकिल चल रही है तो दिक्कत नहीं, लेकिन साइकिल क्या है सापेक्षिक है। वर्षा कब कहाँ कितना होगा ये निश्चित नहीं है। और मानव की स्थिति जो है स्पेशियल है, स्थानिक है। क्लियर? जैसे हम मानसून पर हैं। अगर इस संदर्भ में हम अपने जल की स्थिति की बात करें तो जो विद्वान है, सबसे पहले जो हमारे पास डेटा आया था सबसे पहले 1975 में KL राव ने बताया कि हमारे पास लगभग 16,45,000 मिलियन घन मीटर जल प्रवाहित होता है नदियों में। फिर इसके बाद 1980 के दशक के अंत में, यानी 89 में 89 में SP दास गुप्ता ने बताया कि हमारे यहाँ जो जल का प्रवाहन होता है 18,58,000, लगभग 18,58,000 मिलियन क्यूबिक मीटर। और इस आधार पर देखा जाए तो जो वर्षा होती है उससे ये प्राप्त हुआ और जल का प्रवाहन हो रहा है। कुछ हिमजल से हो रहा है, जो ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, जो हमारी क्या हैं 12मासी नदियां हैं जो सतत रूप से क्या कर रही हैं, हिमालयी नदियां हमें जल प्रवाहित कर रही है। लेकिन पूरे भारतीय भौगोलिक क्षेत्र में लगभग 4,24,000 मिलियन घन मीटर पुनर्संभरण की क्या है क्षमता है। कहने का मतलब जो ग्राउंड जल हमारे पास और सतही जल के रूप में होता है वो क्षमता हमारे पास कितना है 4,24,000। हमारे पास प्रवाहित कितना हो रहा है लगभग 18.5 लाख, 18,58,000 मिलियन क्यूबिक मीटर। लेकिन उसमें से हम रोकने में कितने सफल है मात्र 4,24,000 मिलियन घन मीटर। तो यहाँ भी एक संरक्षण की प्रवृत्ति बनती है अगर हमारी सरकारें ध्यान दे तो। ये जल कैसे प्राप्त होता है वर्षा के रूप में। तो अगर
भारतीय मानसून की बात करें, मानसून से ही सारा कुछ हमें प्राप्त होता है। तो जब भारतीय मानसून की हम बात करते हैं तो देखो, भारतीय मानसून के दौरान, इसी पर मैं एक जगह यहाँ दिखा दे रहा हूँ आपको। भारतीय मानसून के दौरान 11,100 बिलियन क्यूबिक मीटर जल प्राप्त होता है। कहने का मतलब कि भारतीय मानसून अपने जो जल चक्र चलता है उसके द्वारा जो जल की ढोने की क्षमता है, वाष्प के रूप में जो आती है भारत के संदर्भ में 11,100 बिलियन क्यूबिक मीटर। इसमें से, इसका भी एक डेटा मैं दे दूं, इसमें से लगभग 7,700 जो बीसीएम है, बिलियन क्यूबिक मीटर, ही अरब सागर से आता है। कहां से आता है? अरब सागर से। शेष जो है 3400 भारत के संदर्भ में बीसीएम जो है वो आता है बंगाल की खाड़ी से। लेकिन भारतीय भूभाग में सिर्फ 2400 बीसीएम ही जल बरसता है, इसका अवक्षेप होता है। शेष जो जल है दूसरे देशों में स्थानांतरित हो जाता है। तो इतना भी हमारे लिए काफ़ी है। जैसा कि आपने देखा, इसका भी यदि हम संरक्षण कर लें तो बहुत अच्छी तरह से हम अपने देश की आर्थिक विकास में भूमिका निभा सकते हैं। तो ये स्थिति है। इसके बाद और वर्तमान में जैसे कहा गया कि जल संरक्षण की बातें हैं, जल संसाधन है, तो जल संसाधन का तात्पर्य क्या हुआ कि प्रकृति के द्वारा प्रदत्त जो भी वस्तुएं हैं, जो भी तत्व हैं, उनका मानव उपयोग कर रहा है, तो वो संसाधन है। और वर्तमान में देखा जाए तो जो भी जल उपलब्ध है, एक तो मात्रा कम हो रही है, स्थानिक प्रवृत्ति इसकी बदल रही है। दूसरे में जो भी जल है हमारे पास वो बहुत ज़्यादा प्रदूषित है। प्रदूषण का कारण क्या है? घरेलू अपशिष्ट, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में। कृषि कार्य में जो यांत्रिकरण किया गया, मात्रात्मक यांत्रिकरण किया गया, और जैसे अत्यधिक मात्रा में उर्वरक, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, तो वह भी अंततः धुल कर कहाँ जा रहा है? वाटर बॉडी में। औद्योगिक क्रिया हो रही है, तो औद्योगों से जितना भी अपशिष्ट निकल रहा है, घरेलू के साथ साथ कृषि के साथ साथ उद्योग जो है अत्यधिक मात्रा में जल को प्रदूषित कर रहे हैं। और नदियां प्रदूषित हो रही हैं, तो जल स्रोत प्रदूषित हो रहा है, नदी झील सारे प्रदूषित हो रहे हैं। और भारत की हालत काफ़ी खतरनाक है प्रदूषण के संदर्भ में। तो औद्योगिक जो अपशिष्ट जल स्रोत में शामिल हो रहे हैं, तो जल को जहर बना दिया, अमृत की जगह जहर बना दिया, अमृत की जगह विष बना दिया। परिवहन माध्यमों के द्वारा भी अत्यधिक क्या हो रहा है? प्रदूषण हो रहा है। इसके साथ साथ हमारी धार्मिक और पारंपरिक जो परिस्थितियां हैं वह भी जल प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। कुल मिलाकर ये कहा जाए आपसे कि जल है तो कल है, जल है तो जीवन है। अगर जल को हम संरक्षित नहीं कर सकते हैं, जल संसाधन को, तो हमारा जीवन ऐसे ही कई प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहा है। अगर जल भी प्रदूषित हो गया या जल की मात्रा कम हो गई, न तो हमारा अस्तित्व बचेगा, न जो हमारा सपना है कि हमारी पीढ़ी की सततता चलती रहेगी, वह भी खतरे में है और भी ज़्यादा खतरा हो सकता है। इसलिए जल संसाधन को सुरक्षित करना बहुत ज़रूरी है। एक तो इनका प्रदूषण से हम सुरक्षा करें और जो है उसको संरक्षित करें और इसका वैज्ञानिक उपयोग करें। क्लियर? तो जल संसाधन की स्थिति पूरे विश्व में खतरनाक है। और जैसा कि बताया कि महान जो विद्वान थे बुतरस गाली ने कहा कि अगला विश्व युद्ध जल के लिए हो सकता है। तो हमारे पास तो मानसून का वरदान है। तो हमारे पास जब जल है तो कल है, तो जल है हमारे पास। अब कल होगा या नहीं होगा ये हमारे ऊपर डिपेंड है। पर्यावरणीय प्रकृति ने या भगवान मानो जो भी है मानसून के रूप में हमें अमृत प्रदान कर रही है, अब उसको हम सुरक्षित करें, संरक्षित करें और उसी आधार पर अपने अस्तित्व और आगे आने वाली पीढ़ियों की सततता को हम श्योर कर सकते हैं। क्लियर? तो ये जो जल संसाधन दिवस है इसको इस तरह से मनाने की कोशिश करें। और आज हम और आप दोनों या पूरा विश्व या पूरा भारत इसलिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करे इस संदर्भ में कि जल को हमें क्या करना है, जल को संसाधन के रूप में
संरक्षित करना है और इसको अक्षुण्ण बनाए रखना है। ओके, थैंक यू।